वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपना जो पीएन जंक्शन डायोड चल रहा है उसी के सेकंड लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक एनालिसिस किया था। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पीएन जंक्शन डायोड में किस तरह से डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, डिप्लीशन रीजन के कारण वहां पर ड्रिफ्ट करंट कैसे जनरेट होता है, टोटल करंट किस तरह से जीरो होता है ना। ये सभी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट क्लास पीएन जंक्शन डायोड, बेसिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अगर नहीं पढ़ा है, पहले उसको जरूर पढ़ें, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। बिकॉज दिस लेक्चर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लास्ट लेक्चर। अंडरस्टैंड? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लास्ट लेक्चर ये थोड़ा सा आपको टफ रहेगा, है ना। तो मेरा सभी को रिकमेंडेशन है कि पहले आप लास्ट लेक्चर जरूर पढ़ें। ठीक है, चलें। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखें। देखें बच्चे, पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में हमने जो कल पढ़ा उसमें हमने कल इतनी सी बात पढ़ी है। क्या पढ़ी है, देखें जरा ध्यान से देखें कि सबसे पहले तो हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। प्लीज लिसन केयरफुली। पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे, मैंने बोला अगर मैं होमो पीएन जंक्शन डायोड, हमने ये भी डिस्कस किया था, होमो पीएन जंक्शन डायोड, हेट्रो पीएन जंक्शन डायोड, फिर लीनियर, स्टेप ग्रेडेड, बहुत तरह के डिस्कशन किए हुए हैं लास्ट क्लास में। अभी हम जो बात करें, डिस्कस करें बेसिक चीजों पे। तो अगर हम प्योर सिलिकॉन लें और पीएन जंक्शन बनाने के लिए इसमें आप Na मतलब कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालोगे तो इस साइड आपका P बनेगा, और इसमें Nd मतलब कि डोनर इम्प्योरिटी डालोगे तो इस साइड आपका N बनेगा। तो दिस विल बिकम द P साइड एंड दिस विल बिकम द N साइड। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि आपको पता है Na किस तरह का होता है, Na किस तरह का होता है, Na एक्सेप्टर होता है। तो ये हम नेगेटिव आयन और इस पे होल से बताते हैं। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है और होल देता है। ठीक है। और आपको ये भी पता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि डोनर एटम, डोनर एटम को हम पॉजिटिव आयन और इस पर एक इलेक्ट्रॉन से बताते हैं। डोनर एटम पॉजिटिव क्यों दिखता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही आप यहाँ पे डोपिंग करोगे, इधर इलेक्ट्रो होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और फिर आपको ये भी बताया था, जंक्शन के दोनों साइड आपको क्या मिलेंगे, इमोबाइल आयन मिलेंगे। और ये मोबाइल आयन क्यों मिलते हैं, ये कल पूरा डिस्कस किया हुआ है हमने, पूरा डिस्कस ये कल किया हुआ है कि कैसे ये डिप्लीशन रीजन, दिस रीजन, ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हो, इस रीजन को डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। बिकॉज इट इज डिप्लीटेड, ये खाली होता है किससे, मोबाइल चार्ज से। इसमें केवल क्या होते हैं, इमोबाइल आयन होते हैं, इमोबाइल चार्जेस होते हैं। इज इट ओके? अब हमने कल बात की थी कि ये पोटेंशियल देता है। दैट पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल दे रहा है उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, उसको हम कांटेक्ट पोटेंशियल बोलते हैं इन ओपन पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान से देखें क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो पोटेंशियल दिया, इस पोटेंशियल को आपने क्या बोला, दिस पोटेंशियल इज गिवन बाय, the potential given by depletion region is called barrier potential, और कांटेक्ट पोटेंशियल भी बोलेंगे इन ओपन, इन ओपन पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन, मतलब यहां पर आपने कोई भी बाइसिंग नहीं की है। दिस इज द ओपन पीएन जंक्शन। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। कांटेक्ट पोटेंशियल क्या है, जंक्शन पोटेंशियल क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं जंक्शन पोटेंशियल, कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, इनमें क्या डिफरेंस है ना। तो ध्यान दें,
तो हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हमारा पीएन जंक्शन डायोड ओपन है, कोई भी बाइसिंग हमने नहीं लगाई है। तो कांटेक्ट पोटेंशियल और वेरियर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा, दैट इज द वीओ इज इक्वल टू वीटी नेचुरल लॉग एन ए एन डी अपॉन एन आई का होल स्क्वायर। सुनते चले, बड़े ध्यान से सुनते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये पोटेंशियल कहाँ है, ये आपने बोला पोटेंशियल कहाँ है, दिस इज द पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है दिस इज अक्रॉस दिस, ये दो है ना जंक्शन की, इनके बीच का पोटेंशियल है। बड़े ध्यान से सुने, इसके बीच का पोटेंशियल, अगर मैं इसको V2 बोलूं, इसको V1 बोलूं, तो दिस पोटेंशियल इज V2 माइनस V1, दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द जंक्शन। अब आप बोलो सर इसे जंक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं बोल रहे हो, अभी बताता हूं। इसको हम अभी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलेंगे, या पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। आप देख रहे हो ये जो डिप्लीशन रीजन, इसके दोनों साइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द वेरियर पोटेंशियल एंड कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन इन ओपन पीएन जंक्शन। बार बार मैं ओपन पीएन जंक्शन बोल रहा हूं, क्लोज हो जाएगा तो उसका नाम जंक्शन हो जाएगा, बताता हूं। तो इस केस में जब आपका ओपन पीएन जंक्शन डायोड है, तो आप इसे कांटेक्ट पोटेंशियल बोलो या जंक्शन पोटेंशियल बोलो, एक ही बात होगी। जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अभी चेंज नहीं होगी। इस केस में कांटेक्ट पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल एक ही है, ध्यान से सुने। इस केस में कांटेक्ट पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल एक ही है। ठीक है, जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल लग रहा है, डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस है ना, इसको कांटेक्ट पोटेंशियल और डिप्लीशन लेयर बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल एक ही बात है। ओपन, ये क्या है, ओपन पीएन जंक्शन में है, बार बार बोल रहा हूं। और ये पोटेंशियल की वैल्यू वीटी लॉग एन ए एन डी, मतलब कि डोपिंग एन ए की कितनी है, एन डी कितनी है, एन आई स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो, सेमीकंडक्टर में मैंने स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला लिखाया था। तो कोई बता सकता है, किसी को याद है क्या लिखा हुआ था? मैंने बताया था लास्ट सेमीकंडक्टर की क्लास में, 9th नंबर की क्लास थी शायद, है ना, या डिफ्यूजन वाली जो क्लास थी 8th या 9th में, उसको मैंने बोला था कि हमने क्या किया है, हमने एक स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर लिया है। प्लीज लिसन केयरफुली, मैंने फॉर्मूला वहां भी आपको ड्राइव करवाया था, अभी मैं बता देता हूं कि अगर किसी सेमीकंडक्टर के अंदर आपने क्या किया, नॉन लीनियर यूनिफॉर्म डोपिंग की है, लीनियर डोपिंग नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की है, मतलब यहाँ पर डोपिंग ज्यादा है, यहाँ पर डोपिंग कम है। तो हमें पता है जब डोपिंग ज्यादा और कम होती है तो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। इस पॉइंट पर हम मान के चल रहे हैं डोपिंग P1 है, इस पॉइंट पर डोपिंग P2 है, इस पॉइंट पर डिस्टेंस x1 है, इस पॉइंट पर डिस्टेंस x2 है, ए पॉइंट पर वोल्टेज V1 है, ए पॉइंट पर वोल्टेज V2 है। मैं इस चीज को इससे कनेक्ट करना चाहता हूं, है ना, समझे ध्यान से। ये मैं बता चुका हूं, बट मैं आपको वापस से समझा रहा हूं। ये क्या है, एक नॉन लीनियर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग वाला सेमीकंडक्टर है। इसमें डोपिंग यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसी डोपिंग नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग डोपिंग है। यहाँ पर डोपिंग ज्यादा मान रहा हूँ, यहाँ डोपिंग कम मान रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल V1 माना, यहाँ पोटेंशियल V2 माना, तो वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या, कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू VT नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाय P2। इज इट ओके? क्या ये बात समझ में आई? वहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि आप P1 इधर अगर पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर P2 है, तो ये फॉर्मूला होता है दोनों के वोल्टेज डिफरेंस का, है ना, याद है कि नहीं है? और इस फॉर्मूले को ही हमने यहाँ पर यूज किया गया है सेमीकंडक्टर में। ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज किया गया है। व्हाट इज द P1? P1 इस पॉइंट पर अपना होल, और P2 इस पॉइंट पर होल। अब हम अगर इस फॉर्मूले में देखें, इस पॉइंट पर आप P1 बता दो और इस पॉइंट पे P2 बता दो। इस पॉइंट पे होल कितने हैं, इस पॉइंट पे होल कितने हैं, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट पर होल कितने हैं, कोई बता सकता है? इस पॉइंट पर होल कितने हैं? इस पॉइंट पर होल जो है, P1 की वैल्यू इज इक्वल टू Na है। क्या मैंने सही लिखा? इस पॉइंट पर होल Na है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ए वाला रीजन जो है, ए कौन सा रीजन है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल कंसंट्रेशन जो होते हैं वो एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं।
इज इट क्लियर? होल कंसंट्रेशन एक्सेप्टर के बराबर होंगे। इस पॉइंट पर जो V2 वोल्टेज दे रहा है, जिस पे V2 मान रहे हो, इस पॉइंट पर कोई होल बता सकता है कितना होगा? कोई बता सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ इस पॉइंट पर होल कितने होंगे? इस पॉइंट पर जो होल होंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला रीजन आपका कौन सा रीजन है? ए वाला रीजन आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप होल के बारे में पूछ रहे हो, इस पॉइंट पर होल, तो आपको पता है यहां पर होल माइनॉरिटी होंगे, और माइनॉरिटी होते होंगे तो आपको मास एक्शन लॉ से मैंने बताया है माइनॉरिटी कैरियर कैसे निकालते हैं, NI² अपॉन मेजोरिटी ND। ये मैंने बताया हुआ है, मास एक्शन लॉ थर्ड क्लास डली हुई है, उसमें मैंने बताया कैसे माइनॉरिटी निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर होल है Na के बराबर, इस पॉइंट पर होल है NI² अपॉन ND के बराबर, और आप देख रहे हो ये होल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर होल ज्यादा है, यहाँ पर होल कम बचेंगे। तो ये इस तरह का कुछ प्रोसेस बन रहा है जो नीचे मैंने बताया, ये नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग वाला जो सेमीकंडक्टर समझाया था, क्या इसके अंदर वही प्रोसेस आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही आ रही है। तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले में P1 और P2 की वैल्यू रख दो, और अगर आप P1 P2 की वैल्यू रख के देखोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलने वाला है। तो हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट वी रिक्वायर, अगर कोई क्वेश्चन अच्छा आए तो इस पे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, इसी को आप बोलो बैरियर पोटेंशियल, इसी को आप बोलो जंक्शन पोटेंशियल, ओपन पीएन जंक्शन डायोड में। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है, ये किसी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल अगर हम बात करें किस पर डिपेंड कर रहा है, आप अगर ध्यान दें तो इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन। आप बताओ समझ में आ रहा है? कहाँ है डोपिंग कंसंट्रेशन? इस फॉर्मूले में अगर देखें NaND डोपिंग है, तो इट डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन। और टेम्परेचर एक किस पे, मैंने बोला कॉन्टैक्ट पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? डोपिंग कंसंट्रेशन NaND, और टेम्परेचर, टेम्परेचर कहां पर है? VT इज द KT/Q, T अपॉन 11600 थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। मैंने बताया हुआ है VT के बारे में। VT क्या होता है? VT अपन ने डिस्कस किया हुआ है। VT क्या है? नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इधर आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द VT? VT इज इक्वल टू KT/Q, या 11600 बटे टेम्प, सॉरी, T अपॉन 11600 है पूरा। T अपॉन सबकी वैल्यू रखो तो फॉर्मूला बनेगा T अपॉन 11600। क्या आएगा? K और Q की वैल्यू रखना है। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Q इज द चार्ज। तो एक KT ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और NI² भी आपको पता है किस पे? TQ इज प्रोपोर्शनल टू TQ होता है। समझ में आ रहा है? ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर आप लास्ट फॉर्मूले जो आपने इसमें पढ़ा है, क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर के साथ आपका कांटेक्ट पोटेंशियल डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ने पर वो घटेगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने पर घटेगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने पर इट स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि VT तो बढ़ेगा पर NI² घटे, NI², आप देखो NI² यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इसके कारण ये पूरी वैल्यू घटेगी, और VT के कारण वैल्यू बढ़ेगी, और ये डोमिनेंट है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ने पर, अल्टीमेटली आप ये ध्यान रखें, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपका कांटेक्ट पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बहुत ही स्लाइटली डिक्रीज होता है। कितना होता है? dVO/dt इज इक्वल टू माइनस का 2.5 मिली वोल्ट। मतलब क्या समझे कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, अगर टेम्परेचर कितना चेंज आया, पर डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो आपको कितना आएगा चेंज?
2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 2.5 मिलीवोल्ट घट जाएगा। क्या है बात समझ में आई? और ये वाला डेटा याद रखना, ये बहुत काम का है। ये अधिकतर तो एग्जैक्टली 2.1 होता है सिलिकॉन के लिए और 2.3 होता है जर्मेनियम के लिए, बट दिस इज द कॉमन फॉर द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, और आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या बोला? 2.1 फॉर द जर्मेनियम और 2.3 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द सिलिकॉन, है ना। पर एग्जैक्टली अगर मैं कॉमन बोलूं तो जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए होता है। माइनस क्या बता रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको बता रहा है कि ये घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर वोल्टेज घट रहा है। दिस इज माइनस। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चले, तो अब हमारी ये बात हो गई पूरी कि कांटेक्ट पोटेंशियल क्या है ना। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अभी आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि सर कांटेक्ट पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल एक ही है। अब अगर ध्यान दें, क्या जंक्शन पोटेंशियल को समझना है तो आप जरा एक बात को ध्यान दें। जंक्शन पोटेंशियल, अभी आपका पीएन जंक्शन डायोड जो था ये पीएन जंक्शन डायोड, यहां पर डिप्लीशन लेयर थी। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, और ये ओपन पीएन जंक्शन डायोड है। और यहां पर ओपन पीएन जंक्शन डायोड जो है, ओपन पीएन जंक्शन डायोड जो है, इस पर जो जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल था दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट पोटेंशियल, और जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल था दैट इज कॉल्ड द जंक्शन पोटेंशियल, और इसी को आप बोल रहे थे बैरियर पोटेंशियल। अब आपको पता है, अभी बाइसिंग में समझाऊंगा, डिटेल्ड समझाऊंगा। अब बस आप इतना समझ लें कि इसके अक्रॉस, इस डायोड के अक्रॉस आपने फॉरवर्ड रिवर्स जो भी आप चाहे वो बाइसिंग की है, और यहाँ वोल्टेज में भी मान रहा हूं। ठीक है, और यहां वोल्टेज भी मान रहा हूं। तो अब जंक्शन पोटेंशियल और कांटेक्ट पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। कैसे? नाउ द जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू वीओ। वीओ इज योर कांटेक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, या ओपन पीएन जंक्शन डायोड में जो पोटेंशियल आ रहा है जंक्शन के अक्रॉस। अब आपने फॉरवर्ड वाइज किए है तो जंक्शन पोटेंशियल ए हो जाए। अभी मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी आपको केवल इतनी सी बात समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि जंक्शन पोटेंशियल और कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है ना। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जंक्शन पोटेंशियल अभी क्या होगा? Q माइनस वी होगा इन फॉरवर्ड वाइज, और इन रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज क्या होता है आपको पता होगा, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, आपको पता होगा यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये रिवर्स वोल्टेज वी आर है। जंक्शन पोटेंशियल अब जो होगा जो प्लस वी आर होगा, ये रिवर्स वोल्टेज बोल दिया। तो आप देख रहे हो कि जंक्शन पोटेंशियल अब कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल से अलग हो गया जब आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया है, पीएन जंक्शन के अक्रॉस वाइसिंग लगाई है। तो आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान दें, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ा इसमें थ्योरी नहीं है, कि अगर ये चीज नहीं लगी हुई है, अगर ये चीज नहीं लगी हुई है, ये क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द डायोड फॉरवर्ड वाइज, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिवर्स वाइज। अगर ये नहीं लगी है तो जंक्शन पोटेंशियल कांटेक्ट पोटेंशियल एक ही है, और अगर ये लगी है तो जंक्शन पोटेंशियल और कांटेक्ट पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि अब जंक्शन पर केवल और केवल कांटेक्ट पोटेंशियल नहीं रह गया है, जंक्शन पर ये जो जंक्शन है, ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, इसका भी इफेक्ट आएगा। क्या बात समझ में आई? जंक्शन पर अब ये पोटेंशियल अकेला नहीं रह गया, अब जंक्शन पर इसका भी इफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चले भाई, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, जंक्शन पोटेंशियल कांटेक्ट पोटेंशियल क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल होता है ओपन पीएन जंक्शन, जब वो ओपन है, और जब आपने बाइसिंग कर दी तो फिर इसमें इसमें वीओ तो होगा ही होगा, क्यों? वीओ तो फिक्स है। कोई भी मटेरियल के लिए हम बात करें, वीओ कितना होता है ओपन में, तो वो आप निकाल लोगे। अब जंक्शन चेंज होगा, जंक्शन कम ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? वीओ इज द फिक्स फॉर एनी मटेरियल। सिलिकॉन की बात करें तो फिक्स है, जर्मेनियम के लिए अलग है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, डोपिंग पर डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, पर एक बार वो फिक्स है। फिर उसके बाद जब आप बाइसिंग करोगे, तो
अब जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा तो वीओ या तो घटेगा या वीओ बढ़ेगा। मतलब जंक्शन पोटेंशियल या तो अब घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल कंसेप्ट पर, कि आपने यहां पर देखा कि ओपन पीएन जंक्शन डायोड, क्या देखा? ओपन पीएन जंक्शन डायोड। क्या इधर देखें, ध्यान से देखें। चलो नए स्लाइड पे बना दे। हाँ जी। ये पी है, ये एन है। हाँ जी। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी जो मैंने बताया वापस से वही बात हो रही है कि पी और एन हमने डोपिंग की, तो आप देख रहे हो इसके बीच में डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। डिप्लीशन रीजन ने क्या कर दिया? शुरुआत में हमारा डिफ्यूजन हो रहा था, होल आर डिफ्यूज, होल पी से एन की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे। डिफ्यूज होने का मतलब वो पी से एन की तरफ जा रहे थे, डिफ्यूजन हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा रहे थे, डिफ्यूजन हो रहा था। बट ड्यू टू डिफ्यूजन आपको दिखेगा कि जंक्शन के पास ये क्या होगा? जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ तो जंक्शन के पास आयन, इमोबाइल चार्ज, कुछ भी बोलो, वो इकट्ठे हो जाते हैं और जिसके कारण डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। और ये डिप्लीशन रीजन अब क्या देगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या देगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट फोर्स क्रिएट करेगा। और ये ड्रिफ्ट करंट, ये जो डिफ्यूजन हो रहा था, इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको पता है कि करंट इन द ओपन पीएन जंक्शन डायोड इज जीरो होना भी चाहिए। जब आपने वोल्टेज नहीं लगाया तो करंट तो जीरो होना ही चाहिए ना भैया। तो ये जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो डिफ्यूजन करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है वो जीरो हो रहा है, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं बाइसिंग की। अब हम बात करते हैं बाइसिंग की। बाइसिंग क्यों जरूरी है भाई? बाइसिंग जरूरी क्यों है? जब आप डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो कराना चाहते हो तो आपको बाइसिंग की जरूरत पड़ेगी। डायोड के अक्रॉस दो तरह से हम बाइसिंग कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज। दोनों के अपने अपनी जरूरतें हैं, मैं बताऊंगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड वाइज। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई द बाइसिंग इज रिक्वायर्ड, बाइसिंग की जरूरत क्या है? तो बाइसिंग का पहला जरूरत क्या है बच्चों? कि अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो फॉरवर्ड वाइज चाहिए। रिवर्स वाइज में करंट फ्लो आइडियली नहीं होता है, प्रैक्टिकली बहुत मामूली से होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मैं अब बात करता हूं फॉरवर्ड वाइज की। अब बात हो रही है फॉरवर्ड वाइज की, ध्यान से देखें। चले फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज के लिए पहली शर्त है, पहली जरूरत है कि पी पर वोल्टेज एन से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखा? फॉरवर्ड वाइज कब होता है? जब पी साइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन एन साइड वोल्टेज। ए पी साइड है और आपको ऐसे समझना हो तो ये आपका डायोड बना हुआ है, ए आपका पी है, ए आपका एन। क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को डाउट हो तो बताए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बड़ा छोटा सी बात बोली मैंने कि पी पर वोल्टेज एन से ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड वाइज होगा। अब फॉरवर्ड वाइज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा? फॉरवर्ड वाइज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा? जब फॉरवर्ड वाइज होगा तो आप देख रहे हो इस वोल्टेज को मैं वी वोल्टेज मान लेता हूं। अब ध्यान दें, प्लीज लिसन केयरफुली।
ये हमारा डिप्लीशन रीजन है और इस डिप्लीशन रीजन ने कौन सा कांटेक्ट पोटेंशियल दिया, वीओ। अब जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हो, देखो ये क्या कर रहा था, ये डिप्लीशन रीजन एक जो पोटेंशियल दे रहा था बैरियर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल अब चार्ज क्यों जाने नहीं दे रहा था, पहले ओपन की बात हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बैरियर पोटेंशियल के कारण ये होल इस रीजन में, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, तो अब हमने बाहर से वोल्टेज लगाया, मतलब बाहर से फोर्स लगाया, जो इस पॉजिटिव के कारण और इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव के कारण यहां पर जो होल है उन पे धक्का लगेगा कि भाई आप उस रीजन में जाओ, और इस नेगेटिव के कारण इधर इलेक्ट्रॉन है उन पे धक्का लगेगा आप इस रीजन में आओ। तो अब ये धक्का लगना कब स्टार्ट होगा, अब जंक्शन पोटेंशियल जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जो आपका वीओ है माइनस वी। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, आप देख रहे हो जंक्शन पर ये वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज घट रहा है कि नहीं घट रहा है, मतलब कि बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट घट रहा है कि नहीं घट रहा है। इन चीजों को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, पर चीज एक ही हो रही है, समझना एक ही बात है, ध्यान से समझे। वापस से बोल रहा हूं, ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये हमारे होल और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे रीजन में नहीं जाने दे रहा था, तो हमें इसका इफेक्ट मिनिमाइज करना था। इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमने बाहर से पोटेंशियल लगाया। अब ये बाहर से पोटेंशियल दो काम कर रहा है, क्या बोले, काम एक ही है, आप समझ दो अलग अलग तरीके से। पहला काम क्या कर रहा है, पहला काम कर रहा है कि ये पोटेंशियल बाहर से जो लगाया गया पोटेंशियल है, जंक्शन के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल लगा हुआ था, बैरियर पोटेंशियल, जो कि हमारा होल इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा था, उसकी वैल्यू को घटाएगा। और जैसे जैसे वी बढ़ेगा, आप देख रहे हो जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो अब इस बात को आप दूसरी तरह से समझ सकते हो कि जैसे जैसे वी बढ़ेगा, डिप्लीशन लेयर पतली होगी, और जब एग्जैक्टली वीओ और वी बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्टली वीओ और वी बराबर हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो आप देखोगे अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला, वापस से बोलता हूं। जब भी आपका बाहर से लगाया गया वोल्टेज, ठीक है, बाहर से लगाया गया वोल्टेज, पहली कंडीशन, बाहर से लगाया गया वोल्टेज कांटेक्ट पोटेंशियल से कम है, तो इन दिस केस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरियर विल बी डिफ्यूज। जब आपका ये वोल्टेज इससे लगाया गया वोल्टेज से कम है, तो बैरियर पोटेंशियल अभी भी नहीं जाने देगा क्योंकि वो ज्यादा है। इस केस में बड़ा माइनर सा करंट फ्लो होगा, बहुत छोटा सा करंट फ्लो होगा। क्यों, किसके कारण, ड्यू टू थर्मल डिस्टरबेंस, कुछ चार्ज कैरियर थर्मल डिस्टरबेंस के कारण एक दूसरे रीजन में चले जाते हैं। बहुत माइनर सा करंट फ्लो होता है जब वीओ और वी में ये रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। when VO is less than V, VO, when V is less than VO, तो मैंने क्या बोला, few majority charge carrier are able to diffuse। जब V VO से कम है तो मेजोरिटी, यहाँ माइनॉरिटी की बात नहीं होती, एक फॉरवर्ड करंट मेजोरिटी के कारण है ना, मेजोरिटी के कारण। मेजोरिटी मतलब यहाँ पर होल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब V VO से कम है तो फ्यू majority charge carrier will be diffused in another region, and due to thermal disturbance some current will be flow, very small current। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके साथ साथ VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझाता चलूं, ध्यान से देखें, VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझाता जाऊं, तो आप ये देखते चलें। ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ये जो वोल्टेज है जो आप बोल रहे हो, ये पहले तो बड़ा स्मॉल करंट फ्लो। अब एट सेकंड कंडीशन V इक्वल टू VO। अब आफ्टर दिस आपके एग्जैक्टली इस पे क्या होगा, एग्जैक्टली इस पे जैसे जैसे आप बाहर लगाए गए वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, डिप्लीशन लेयर थिन हो रही है, डिप्लीशन लेयर थिन हो रही है, या आप बोल सकते हो अब जंक्शन पर पोटेंशियल जो कि अपोज कर रहा था मेजोरिटी का,
अब क्या होगा, वो हटने लगेगा, वो मिनिमाइज होने लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप बाहर से वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जंग डिप्लीशन लेयर थिन हो रही है, थिन हो रही है। डिप्लीशन लेयर ही थी जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर को यहां से वहां नहीं जाने दे रही थी, तो अब ये पतली हो रही है। या हम बोले कि इसके कारण जो वोल्टेज मिल रहा था, अब उसका इफेक्ट जो अगेंस्ट था, जो वोल्टेज इसको रोक रहा था, वो हट रहा है, मिनिमाइज्ड हो रहा है। और तीसरे केस में जैसे ही V ग्रेटर देन VO हुआ, V इक्वल टू VO पर एग्जैक्टली हट जाएगा। और जैसे ही V ग्रेटर देन VO हुआ, अब हमें क्या होगा, अब हमारा वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ VO से जस्ट ऊपर अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, करंट अब फ्लो होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखें इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर इस नेगेटिव के कारण फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ गए। दिख रहा है, दिख रहा है? तो और कलर का लेते हैं, इधर से ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से इस फोर्स लग रहा है तो इधर आ रहे हैं, फिर इधर 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 डिफ्यूजन हुआ, और इसके बाद इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हो आप? और इसके बाद फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर जा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव, अभी मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा हूँ, करंट का नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दें। ये जो मैंने बनाया है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो बनाया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी है, अब इस नेगेटिव के कारण अब डिफ्यूजन होगा। जब ये तीसरी कंडीशन होगी, जब आपका V VO से बढ़ गया है, तब यहाँ से डिफ्यूजन होगा। और दिस डिफ्यूजन के कारण अब इलेक्ट्रॉन किस रीजन में आ गए, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ गए हैं। और फिर इस रीजन में आने के बाद इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड होल का फ्लो कैसे होगा, होल का फ्लो कैसे होगा, ध्यान दें, होल का फ्लो कैसे होगा। होल अभी इस रीजन से इस रीजन में पहुंच जाएंगे, और इधर होल पहुंच गए तो ये नेगेटिव इससे अट्रैक्ट होंगे, होल इस डायरेक्शन में चलेंगे, होल इस डायरेक्शन, और इस नेगेटिव के कारण फिर होल इधर चल रहा है। होल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको पता है कि करंट होल की डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट फ्लो होता है। तो होल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, P2N जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन N2P जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट करंट फ्लो होगा। तो करंट P से N की तरफ फ्लो होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन दिस केस, थर्ड केस में आप जो देखोगे, करंट आपको बहुत ज्यादा फ्लो मिलेगा। और करंट जो फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, P2N। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि आपका इन फॉरवर्ड वाइज, इन फॉरवर्ड वाइज क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या हुआ। पहला इफेक्ट है विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीज, डिप्लीशन रीजन की विथ डिक्रीज हुई। दूसरा, जंक्शन पोटेंशियल बीजे इज डिक्रीज। और जंक्शन पोटेंशियल होता कितना है, जंक्शन पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि VO माइनस V, जंक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज, जंक्शन पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। और फिर क्या होगा, वो क्या है, इट सपोर्ट, ठीक है। तीसरा फाइनल इफेक्ट, करेंट, ये फॉरवर्ड वाइज लिखे, करेंट फ्लो फ्रॉम P2N डायरेक्शन। करंट कहां फ्लो हो रहा है, P से N की तरफ फ्लो हो रहा है। अगला, करंट कौन सा करंट है ये, अगर हम बात करें ये कौन सा करंट है, डिफ्यूजन करंट है कि ड्रिफ्ट करंट है। और ये करंट मेजॉरिटी के कारण है कि माइनॉरिटी के कारण है, बताओ भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ, कोई बता सकता है? ये डिफ्यूजन करंट है कि ड्रिफ्ट करंट है, और ये मेजॉरिटी करंट है कि माइनॉरिटी करंट है, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है? कौन बताएगा बच्चों? बच्चे, ये जो करंट है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। क्योंकि इधर P में होल,
एन में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है, और इस पॉजिटिव के कारण अब होल इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आगे अट्रैक्ट इधर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। तो आपको अगला याद रखना है की पॉइंट की जो फॉरवर्ड वाइज में जो करंट फ्लो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, इसे मेजोरिटी करंट भी बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? और एक और बात, ये जो मेजोरिटी करंट है आपको पता है दोनों के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण है। तो करंट अपने पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण फ्लो होता है। इसमें कोई डाउट हो तो बता, है ना? अब अगली बात जिसमें बहुत सारे बच्चों को बड़ा संशय रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये करंट डिफ्यूजन करंट है कि ड्रिफ्ट करंट है? बताएं। ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, इसमें दोनों करंट हैं। फॉरवर्ड वाइज जो करंट है वो हमारा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का कॉम्बिनेशन है, अकेला डिफ्यूजन भी नहीं है, अकेला ड्रिफ्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर जैसे ही बात करें डिफ्यूजन हो रहा है हायर से लोअर, और ये डिफ्यूजन के बाद यहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है, और डिफ्यूजन प्रोसेस इस वोल्टेज के कारण हो रही है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो यहाँ पर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों हैं, तो दोनों ही होंगे। बात समझ में आई? वापस से बोलता हूं, देखो यहां पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, तो आप बोलोगे सर ये तो डिफ्यूजन करंट है, ड्रिफ्ट कहां से हो गया? तो भैया ये इधर फोर्स तो इसने लगाया, फोर्स तो ये बैटरी ने लगाया, और फिर इधर जो इधर इधर जो इधर अट्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का होल का इधर और इलेक्ट्रॉन का इधर, अट्रैक्शन कौन कर रही है? बैटरी कर रही है, और बैटरी आगे फ्लो कर रही है, और बैटरी लगी है तो मतलब ड्रिफ्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं अगला पॉइंट आपको जो लिखे थे उन्हीं में आगे बढ़ा दूं। फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, किसके कारण फ्लो होता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। फिफ्थ पॉइंट, इधर आप फॉरवर्ड वाइज में तो फॉरवर्ड करंट बोलेंगे, है ना? ये बात तो आपको समझ में आ रही है। एक करंट को कौन नाम दोगे? फॉरवर्ड करंट। करंट फ्लो फ्रॉम द पी टू एन दी डायरेक्शन, करंट फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और दिस करंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, क्या ये बात समझ में आई? दिस करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। और एक और बात, क्या कोई बता सकता है? छठवां पॉइंट यही लिख रहा हूं, टोटल करंट जो होता है आपको पता है होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। आईपी मतलब होल के कारण, आईएन मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण। ये बात मैंने आपको सेमीकंडक्टर में बताई है, पर यहां पर मैं वापस से बता रहा हूं कि हमारा टोटल करंट इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, डिपेंड्स मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड्स करता है, बट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा करता है। इसका कोई कारण बता सकता है? कि आई में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन करंट इज हायर देन द होल करंट। क्यों होता है ऐसा? आपको मैं बता चुका हूं, इसके बारे में कोई बताएगा क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोबाइलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी होल से ऑलमोस्ट, अगर सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, डबल से भी ज्यादा होती है, और जब मोबाइलिटी ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होता है। तो आपको पता है टोटल करंट में इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण है, पर इलेक्ट्रॉन करंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, उसका योगदान ज्यादा होता है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि फॉरवर्ड वाइज में क्या इफेक्ट आता है। अब जो बात आ रही है कट इन वोल्टेज, देखें इधर एक नया वर्ड आया है ना, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज। जो आपने इधर ध्यान से देखे बच्चे, कट इन वोल्टेज इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने जो वेरियर पोटेंशियल बोला, जो आपने शुरुआत में वेरियर पोटेंशियल बोला था कि वो पोटेंशियल जिसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। देखो वीओ क्या था? हमारा पोटेंशियल था, ये रोक रहा था, ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने दे रहा था। पर आपने जब बाहर से वोल्टेज लगाया
और जब बाहर से वोल्टेज ने इस वोल्टेज के इफेक्ट को कम किया तो करंट फ्लो होने लगा। तो हमने जो बात की है, ये पॉइंट जिसके बाद इफेक्ट खत्म हुआ, इस पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नया नाम क्या दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ध्यान से देखें, अब मैं नए पेज पे समझाता हूं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है क्वेश्चन। क्या है डेफिनेशन, कट इन वोल्टेज, इसी का दूसरा नाम है के एन डबल ई, नी वोल्टेज। इसका एक और नाम है थ्रेशोल्ड वोल्ट। क्या होता है नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, अभी आप समझ चुके हो, अभी मैंने समझाया। द वोल्टेज in forward wise after which significant current flow in the diode, this is the, क्या है, this is the forward wise voltage, a voltage in forward wise after which significant current flow, significant करंट फ्लो, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट टर्म का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट टर्म का मतलब है कि वो करंट जो आप मेजर कर सकें, वो करंट जो आपके काम का हो, बिल्कुल मामूली से करंट नहीं है। अपन ने क्या बोला था कि एक करंट जो होता है, ठीक है, अपन ने इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, देखो इधर, अभी मैंने ये बताया। तो ये यहाँ पर जो था एक कट इन वोल्टेज है, आप देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज आफ्टर विच सिग्निफिकेंट करंट फ्लो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इट इज मिनिमम फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज आफ्टर विच सिग्निफिकेंट करंट, क्या लिखा हुआ है, इट इज मिनिमम फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज आफ्टर विच सिग्निफिकेंट करंट फ्लो। ठीक है, इट इज मिनिमम फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज, एक इतना मिनिमम फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है जिसके बाद सिग्निफिकेंट करंट फ्लो होता है, या वो वोल्टेज जो आपको चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बार बार मतलब है, आप बोलो सर यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, ये बहुत ही मामूली सा करंट है, बहुत ही, इधर इसको वोल्टेज बोलते हैं, इसको करंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये है फॉरवर्ड वाइज, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अब इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी डिटेल में भी समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आते हैं। तो पहले कट इन वोल्टेज की बात को खत्म कर लें। तो कट इन वोल्टेज जो है ये क्या है, ये हमारा किस पर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज है ना। पहले तो कट इन वोल्टेज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, जैसे आपको पता हो, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, है ना, आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए पढ़ा होगा। सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज की रेंज अगर आप देखें तो ये 0.5 टू 0.9 वोल्ट होती है, और स्पेसिफिकली आपने 0.7 वोल्ट पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिलिकॉन के लिए आपने कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट पढ़ा होगा। जर्मेनियम के लिए स्पेसिफिक अगर मैं कट इन वोल्टेज की बात करूं, रेंज होती है 0.1 से 0.5 वोल्ट, है ना, जर्मेनियम के लिए। पर स्पेसिफिकली आपने 0.2 या किसी ने 0.3 अलग अलग बुक में देखा होगा। कट इन वोल्टेज की बात हो रही है। अब ये कट इन वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया जो डिपेंड, ये कट इन वोल्टेज क्या है अपना, वही तो वोल्टेज है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज। या अपन अभी अपन ने बात करें कि कट इन वोल्टेज क्या है, अभी ये बताया, ये बिल्कुल जो हमारा कॉन्टेक्ट पोटेंशियल जैसा हो रहा था वही तो है। हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वैल्यू घटती है। कट इन वोल्टेज टेम्परेचर डिपेंडेंट, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिस तरह से कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की बात हो रही है, बैरियर पोटेंशियल वही बात है, इसमें भी वही चीज है, तो वही भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज ऑल्सो वी गामा, कट इन वोल्टेज इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको अलग से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी अलग वर्ड में यूज होता है। आपको याद है बैरियर पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
अब आपको पता है ये चीज एक ही है, कट इन वोल्टेज, पर याद इधर क्वेश्चन बोल दिया कि कट इन वोल्टेज इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और नेगेटिवली टेम्परेचर डिपेंडेंट, पॉजिटिवली टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपके दिमाग में याद है कि हमने तो बैरियर पोटेंशियल पढ़ा था, हमने तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल पढ़ा था, जो टेम्परेचर डिपेंड होता है। कट इन वोल्टेज कैसे है? इसलिए मैं बता रहा हूं कि वाई गामा कट इन वोल्टेज इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसमें माइनस वही 2.5 मिली वोल्ट वही है पर डिग्री सेंटीग्रेड, सिमिलर, कोई अलग नहीं है भाई, एक ही चीज है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा कट इन वोल्टेज -2.5 मिली वोल्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ घटेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक कट इन वोल्टेज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के साथ माइनस इसलिए लगा है क्योंकि वो घट रहा है, माइनस इसलिए है क्योंकि वो घट रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ कट इन वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट घटेगा पर डिग्री। अंडरस्टैंड? चलें, ये बात तो कट इन की हो गई। अब हम बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके सामने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैंने आपको बना दी है, ये आपका फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज करंट में रिलेशन मैंने आपके सामने बना दिया है। हाँ जी, फॉरवर्ड वाइज में आपके सामने ने वोल्टेज करंट रिलेशन बना दिया है। अब फॉरवर्ड वाइज में किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये भी आपको दिख रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। फिर आपको ये भी दिख रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट एक्सपोनेंशियली दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए जो इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करे, या जिस मैथमेटिकल इक्वेशन से ये ग्राफ बना है कोई रिलेशन तो होगा। ये कैसे ऐसे ऐसे ही क्यों बनाया मैंने, ऐसे ही क्यों बनाया भाई, ऐसे ही क्यों बनाया? वोल्टेज बढ़ाने के साथ वोल्टेज, यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये ऐसे ही क्यों बनाया? मैं ऐसे बना देता, है ना, मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, इस तरह से ऐसे बना देता भाई। तो हर एक ग्राफ के पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन दैट इक्वेशन फॉलो द दैट इक्वेशन फॉलो द दैट ग्राफ फॉलो द इक्वेशन। ठीक है ना? चले, तो हम बात करते हैं कि जो रिलेशन है वी आई इक्वेशन, वोल्टेज करंट इक्वेशन, ठीक है, वोल्टेज करंट इक्वेशन फॉर द डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, वोल्टेज करंट वी आई इक्वेशन फॉर डायोड, ध्यान से देखें। अब ये वोल्टेज करंट इक्वेशन भी भाई ऐसे नहीं आई थी, इसके पीछे पूरा एक डेरिवेशन है। ये इक्वेशन ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे डेरिवेशन है, बट वी डोंट रिक्वायर द डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसके इक्वेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी पे रिक्वायरमेंट है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं। इक्वेशन है आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर पी अपॉन ईटा वी टी माइनस, दिस इज द इक्वेशन। What is the I? I is the current in the diode. I क्या है? Current in diode. I नॉट, अभी I नॉट के बारे में बात करते हैं। V, what is the V? V is the voltage across diode. जो आप डायोड के अक्रॉस वोल्टेज लगा रहे हो वो है V। यहां पर कौन सा वोल्टेज है जो आप डायोड के अक्रॉस लगा रहे हो? ठीक है, VT। VT क्या है? अभी बताया T अपॉन 11,600, है ना, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्ट। और मैंने बताया भी है रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है? 26 मिली वोल्ट होती है ऑलमोस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एग्जैक्टली 25.6 मिली वोल्ट होती है, और हम 26 मिली वोल्ट मान के चलते हैं, कैलकुलेशन में से ही करते हैं। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट किसी को? अब अगला अगला इसमें क्या बन गया है, अगला बताएं फटाफट, क्या दिखें आप इसमें, क्या दिख रहा है आपको? VT हो गया। अब इसमें आई नॉट, आई नॉट क्या होता है? आई नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट। इसके बारे में अब अपन रिवर्स वाइसिंग में पढ़ेंगे, रिवर्स वाइसिंग में आता है। अभी आप बस इतना समझ लें, नाम समझ लें, रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसका नाम समझे बस।
ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। नाउ द ईटा सब हो गया, 1 2 3 4 5, अब ये ईटा बचा है, इधर देखें, दिस इज द रिकॉम्बिनेशन फैक्टर और इसको बोलते हैं यूटिलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू 1 होती है जर्मेनियम के लिए, इसकी वैल्यू, अब ध्यान दें जरा, इसकी वैल्यू, ईटा की वैल्यू 1 है जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 है। कब? जब हमें लो करंट फ्लो हो रहा है, जब लो करंट है सिलिकॉन यहां, और सिलिकॉन के लिए ही इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कब? जब हाई करंट होगा। क्या बात समझ में आई? तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज 2, बट इन द केस ऑफ सिलिकॉन, what is the amount, what is the quantity, what is the value of current, करंट की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगी। अगर करंट कम फ्लो हो रहा है तो ईटा की वैल्यू 2 लेना है, और अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो ईटा की वैल्यू 1 लेना है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में देखें, यहां पर करंट लो है तो ईटा की वैल्यू आप 2 लोगे, यहां पर करंट ज्यादा है ईटा की वैल्यू 1 लोगे। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है और जर्मेनियम का बना हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ईटा की वैल्यू 1 ही लेना है। और अगर आपको, और अगर आपको भाई कुछ भी नहीं दिया गया हो सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में या किसी करंट के बारे में, तो ईटा हमेशा आप 1 ले लिया करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? इतनी क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, पहले ये बता दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुने, अब हम बात करते हैं कि देखो, पहले तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये जो हमने वी आई इक्वेशन बनाई है डायोड के लिए, इस इक्वेशन में करंट इन द डायोड और वी द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ये कौन सा करंट और वोल्टेज है? अगर आपको ग्राफ से बता दूं मैं, अगर आपको सर्किट से बता दूं, तो यहां पर जो वोल्टेज लगाया था दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, और करंट अक्रॉस द डायोड दिस इज द करंट अक्रॉस द डायोड, वो वाली बात हो रही है। जो वी और आई लगा हुआ है, तो वी आई की इक्वेशन है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ऑब्वियस बात है, हर कोई समझ रहा होगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि वोल्टेज ए है जो डायोड के अक्रॉस है, जिस इक्वेशन में बना हुआ है, करंट ए है जो कि हमारे इक्वेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे कुछ बातें समझानी है, इस बातें समझानी है कि वो वोल्टेज और करंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करंट एंड वोल्टेज। उसके पहले आपको एक बात समझानी है, ध्यान से देखें। ये जो इक्वेशन है, कहां, इक्वेशन कहां है भाई? हाँ इधर है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज दोनों के लिए है। अगर हम फॉरवर्ड वाइज की बात करें, ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, ध्यान से देखें, अगर हम इस इक्वेशन में, जैसे हमारी इक्वेशन क्या थी, आई बराबर आई नॉट ई टू दी पावर वी अपॉन ईटा वी टी -1। अब इक्वेशन तो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों के लिए है। इन फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, वी आप लगाते हो, वोल्टेज लार्ज होता है, और जब वोल्टेज लगाते हो तो आप देखोगे ई की पावर वी अपॉन ईटा वी टी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है। इन फॉरवर्ड वाइज वी इज पॉजिटिव, ए वी पॉजिटिव है, ठीक है, और आप देखोगे ए वैल्यू जो है, ए वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो आप फॉरवर्ड वाइज में इक्वेशन ए भी देख सकते हो, फॉरवर्ड वाइज में इक्वेशन ए भी देख सकते हो। क्लियर हो रहा है? आईओ करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये करंट माइनॉरिटी के कारण फ्लो होता है ना, माइनॉरिटी के कारण फ्लो होता है, ठीक, सिंपल है। तो फॉरवर्ड वाइज में ये इक्वेशन भी आप देख सकते हो। अब हमारा अगला जो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड करंट एंड वोल्टेज, जो हमारा फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको देखना है। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड करंट है, ये हमारा फॉरवर्ड करंट है, और ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो अगली डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, सभी क्वेश्चन आए हैं, हर एक जो मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना।
चले भाई, तो अगली डेफिनेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, चले भाई, अब मैं बहुत छोटा सा एक आपको डायोड बना देता हूं। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है, ये एन है, फॉरवर्ड वाइज ले लिया मैंने। अब फॉरवर्ड वाइज करंट और वोल्टेज, इसका इफेक्ट देखना है। ठीक है, क्या ये दिख रहा है आपको? ये हमारा डायोड का ये सिंबल होता है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बता देता हूं कि सिंबल में जो एरो है, कल मतलब पीएन जंक्शन डायोड के बेसिक क्लास में, है ना, कि जो एरो इन द सिंबल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड वाइज। आपके सिंबल में एरो फॉरवर्ड वाइज में डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। ठीक है, क्योंकि आइडियली रिवर्स वाइज में तो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट फॉरवर्ड वाइज में ही बताता है। हाँ जी, अब हमारा यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अब चलें, टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे पहले करंट पे निकालते हैं। हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है पहला, हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन करंट विथ कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट वोल्टेज। आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ये कांस्टेंट है। अब करंट पर इफेक्ट बताना है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज बढ़ते हैं, बट हमने सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो बढ़ते हैं, पर बहुत ही स्लाइटली बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, ये अपन ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी क्यों बोल रहा हूं, माइनॉरिटी क्यों नहीं बोल रहा हूं, बताओ? मेजॉरिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में करंट मेजॉरिटी के कारण फ्लो होता है। माइनॉरिटी की बात नहीं की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर माइनॉरिटी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी अलग है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, माइनॉरिटी अलग है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। वापस से बोलता हूं, सेमीकंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते तो हैं, पर बहुत स्लाइटली बढ़ते हैं, लगभग ना के बराबर बढ़ते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ करंट केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कंक्लूजन बोलोगे? आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर मेजॉरिटी करंट या करंट इन द फॉरवर्ड वाइज इज स्लाइटली इंक्रीज और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है? मैंने समझाया पूरी बात, इसका पूरा कंक्लूजन लिख रहा हूं। When we increase temperature, then current, अब आपको मैंने लॉजिक तो बता दिया, करंट मेजॉरिटी के कारण है, मेजॉरिटी स्लाइटली बढ़ता है या लगभग इंडिपेंडेंट रहता है ना। उस लॉजिक को ही मैं यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन में लिख रहा हूँ। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन करंट इज स्लाइटली इन और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट स्लाइटली इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी कैरियर स्लाइटली इंक्रीज होते हैं और इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर। ठीक है क्या? वेरी गुड। अब हम दूसरा देखते हैं, अब हम दूसरा देखते हैं, इसे हटा देते हैं, अब इसे हटा देते हैं, दूसरी बात लिखते हैं। क्या? कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वोल्टेज एट द कांस्टेंट करंट।
है ना। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पर, ऑन वोल्टेज, इस वोल्टेज पर, और कांस्टेंट, इस वर्ड पे ध्यान देना, कांस्टेंट करंट। करंट हम कांस्टेंट चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है लगाए गए वोल्टेज पर। ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान देना, जैसे कि आपको पता है, सपोज आपने वोल्टेज लगाया 2 वोल्ट और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, मिली में फ्लो होता है 1 मिली एम्पियर सपोज। बड़ा ये ध्यान से समझना है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, ध्यान से देखें, मैंने क्या बोला कि जब आपने वोल्टेज लगाया 2 वोल्ट, करंट इसमें 1 मिली एम्पियर फ्लो हुआ। ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपको क्या पता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है, आपका जो वोल्टेज है, आप ध्यान से देखें, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वोल्टेज आईओ और वीटी पर डिपेंड करेगा। और अब कांस्टेंट करंट के लिए वापस से देखें, ध्यान दें, अब कांस्टेंट करंट के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको करंट को कांस्टेंट रखना है, और करंट को कांस्टेंट रखना है तो अप्लाई वोल्टेज थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वी वोल्टेज जो है ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इस आपके इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस इक्वेशन में, ये फॉरवर्ड वाइज के लिए है। अगर आप यहां से वोल्टेज में रिलेशन निकालें, अगर यहां से वोल्टेज का रिलेशन अगर आप निकालें तो आप देखोगे V बराबर, अगर मैं V बराबर निकालूं तो आपको ईटा वी टी, है ना, नेचुरल लॉग I अपॉन आई एफ मिलेगा। आई एफ फॉरवर्ड, आई एफ अपॉन आई ओ, आई एफ अपॉन आई ओ, ये मिलेगा, आई एफ अपॉन आई ओ। इससे मैंने V ले लिया और क्या बोलते हैं, एंटी लॉग लेके ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, लॉग लेके। तो अब मुझे V, अब आप देख रहे हो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने पे आप देख रहे हो VT बढ़ेगा बट IO घटेगा, IO भी बढ़ेगा, IO बढ़ने से A घटेगा। वापस से बोलता हूं, ध्यान से देखें, टेम्परेचर बढ़ने पर आई नॉट बढ़ेगा, और जिसके कारण ये लॉग में, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये पूरी चीज घटेगी। और हीटी जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ेगा, पर ये डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होने के कारण वी भी घटेगा। तो क्या समझ में आया, फाइनली देखो वापस से बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण आई नॉट बढ़ता है, आई नॉट बढ़ता है ये डिनोमिनेटर में, तो लॉग की पूरी वैल्यू घटेगी, लॉग की पूरी वैल्यू क्या होती है, घटेगी। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वीटी बढ़ता है, बट ये डोमिनेंट होता है और मामूली सा डोमिनेंट है। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या आया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो घटेगा, माइनस कितना, वही 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद कर लो, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग वैल्यू, कॉमन वैल्यू यही है। तो आपका अप्लाइड वोल्टेज फॉर द कांस्टेंट करंट, करंट को कांस्टेंट रखना है, करंट को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो बात अलग हो जाएगी, है ना। तो आपको केवल एक ही बात है, अगर कुछ और नहीं दिया गया हो, केवल इतना पूछा होगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो घटता है, कितने से घटता है, 2.5 मिली वोल्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्लाइड वोल्टेज एट T2 और अप्लाइड वोल्टेज एट T1 माइनस का 2.5 मिली वोल्ट इंटू क्या होगा, 2.5 मिली वोल्ट T2 माइनस T1। क्लियर है, T2 माइनस T1 क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। ए T2 मल्टीप्लाई में नहीं, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखो ये फॉर्मूला लिखा है, आपको बोला जाए कि किसी T2 पर वोल्टेज निकालना है और आपका T1 पर वोल्टेज दिया गया है, या T1 पर वोल्टेज निकालना है, T2 पर दिया गया है, और T2 माइनस T1 ये कम ज्यादा हो रहा है तो रिलेशन है। तो एक मिनट, इसको मैं वापस से लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
दिस इज द वोल्टेज एट T2, मल्टीप्लाई में नहीं है, दिस इज द वोल्टेज एट T1। क्लियर है? तो आपको T2 वोल्टेज, T2 टेम्परेचर पर वोल्टेज निकालना है या T1 पे निकालना है, तो T2 माइनस T1 और 2.5 मिली, मिली 10⁻³ तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू वोल्टेजेस एंड टू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आपका अलग अलग टेम्परेचर है और अलग अलग वोल्टेज है तो उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, आपको वो इस फॉर्मूले से देखने को मिलेगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो ये तो हुई पूरी बात किसके लिए, फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए। ये पूरी बात किसके लिए हुई, फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए। अब हम बात करते हैं रिवर्स वाइसिंग की। अब हम बात क्या करते हैं, रिवर्स वाइसिंग। ध्यान से देखें। नाउ द नेक्स्ट इज रिवर्स वाइस। देखें, फॉरवर्ड वाइस, अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स वाइस। देखो, जब डायोड, देखें ध्यान से देखें, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बना रहा हूं वापस से, ध्यान से देखें। इस साइड पी है, इस साइड हमारे एन है, मतलब कि डोनर है। हाँ जी। और आपको पता है कि हम जंक्शन के पास देखें, ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज द पी, और इधर हमने एन माना है ना, ए पी है, सॉरी, दिस इज पी एंड दिस इज एन, और ये हमारा क्या है इधर, ये डिप्लीशन रीजन। हाँ जी। अब रिवर्स वाइस का मतलब क्या है, रिवर्स वाइस का मतलब है P इज कनेक्टेड टू लेस वोल्टेज एज कंपेयर टू N। अगर इस बात को आप ऐसे समझें, ये हमारा P है, ये N है, तो अब P पर वोल्टेज N से कम लगेगा तो आपका डायोड रिवर्स वाइस होगा। इज इट क्लियर? तो आपका डायोड क्या होगा, रिवर्स वाइस होगा। पहली बात है ना, पी पर वोल्टेज आप देख रहे हो ये, और यहां पर रिवर्स वोल्टेज। अब रिवर्स वाइस के कारण क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होती है, इसको ध्यान से समझते हैं, है ना, बड़े ध्यान से समझते हैं। अब आपने रिवर्स वाइस लगाया, इस रिवर्स वाइस के कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप देख रहे हो ए नेगेटिव इस होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन सा होल? जो होल हमारे इधर एटम पर है। ध्यान से सुन, इस नेगेटिव के कारण ये होल अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन सा होल? जो हमारे एक्सेप्टर एटम पर है, जिसके कारण ये एटम आयन बन जाएंगे और डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ाएंगे। इस साइड, इस साइड ए पॉजिटिव ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट किसको? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रॉन कौन सा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है डोनर एटम वाला इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी तो क्या बचेंगे? केवल डोनर आयन बचेंगे। और आपको पता है आयन बचेंगे तो आयन हमारे डिप्लीशन रीजन में अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या इफेक्ट आया रिवर्स वाइस का? पहला इफेक्ट कि रिवर्स वाइस वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। ठीक है, चले। अब इससे हम दूसरी बात समझ सकते हैं। अगर ये विड्थ बढ़ रही है तो आपको पता है कि विड्थ क्या देती है? विड्थ पोटेंशियल देती है, वेरियर पोटेंशियल देती है। ओरिजिनली, ध्यान से सुने बच्चे, जरा ध्यान से सुने, जब आपने इसके अक्रॉस बाइसिंग नहीं की थी तब ये बैरियर पोटेंशियल V0 लगाया था, V0 आया था, जब बाइसिंग नहीं है।
अब जब बाइसिंग कर दी है तो अब पोटेंशियल कौन सा होगा? जंक्शन पोटेंशियल होगा। जंक्शन पोटेंशियल होगा। तो जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है रिवर्स वाइस में? वी नॉट। वी नॉट क्या है? वेरियर पोटेंशियल कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जब आपका डायोड ओपन है, कोई बाइसिंग नहीं की गई है, और प्लस ये जो वी आर है। तो क्या समझ में आया कि रिवर्स वाइस में जंक्शन पोटेंशियल बढ़ता है? क्लियर हुई बात? तो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट है। कौन सी? कि रिवर्स वाइस बढ़ाने पर वेरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन की विथ बढ़ती है, और डिप्लीशन रीजन की विथ बढ़ रही है तो जंक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जंक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो विथ बढ़ रही है। और इसको हम एक फॉर्मूले से भी समझते हैं, विथ इज प्रोपोर्शनल टू जंक्शन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा क्या रिलेशन है। कि जंक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो विथ बढ़ेगी। ठीक है क्या? वीजे, अंदर वीजे जंक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है क्या? अब आपको एक और बात इसमें समझनी है। ये सभी में अभी इसके इफेक्ट कंक्लूजन लिखा दूंगा रिवर्स वाइस में। अब आपको एक बात समझनी है कि ये जो विथ बढ़ रही है, इस विथ के बढ़ने के कारण आपका जंक्शन पोटेंशियल आप देख रहे हो जो बढ़ रहा है। जंक्शन पोटेंशियल बढ़ने के कारण विथ बढ़ रही है, जैसा भी आप समझे। अब आपको मैंने बताया था जब हमने बेसिक और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था कि ये विथ जब बढ़ती है, ये मेजॉरिटी चार्ज को फ्लो नहीं होने देती है। और आप देख रहे होगे इसके मेजॉरिटी चार्ज होल जो है इस नेगेटिव बैटरी की तरफ आएंगे, इसके मेजॉरिटी चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव की तरफ आएंगे। तो रिवर्स वाइस में मेजॉरिटी चार्जेस के कारण, मेजॉरिटी कैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये मैं तीसरा पॉइंट आपको लिखाऊंगा, रिवर्स वाइस में क्या इफेक्ट आया। तो फिर सर करंट कहां से फ्लो होता है? ध्यान से देखें, ये जो हमारा यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, आपको पता है दिस फील्ड सपोर्ट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ध्यान से सुनते चलना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो हमारा फील्ड क्रिएट हुई है, फील्ड किसके कारण क्रिएट हुई है? इस पोटेंशियल के कारण। अब ये जंक्शन पोटेंशियल बन गया। शुरू में ये कांटेक्ट पोटेंशियल था। कब तक कांटेक्ट पोटेंशियल था? जब तक आपने बाइसिंग नहीं की, और जैसे ही बाइसिंग कर दी, कांटेक्ट पोटेंशियल को हम नया नाम दोगे जंक्शन पोटेंशियल, वी आर इसके साथ जुड़ गया। अब जंक्शन पोटेंशियल के कारण एक फील्ड जनरेट होती है। फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यहाँ डब्ल्यू मतलब डिप्लीशन रीजन की जो विथ है, ये डिप्लीशन रीजन की विथ को हम डब्ल्यू बोलते हैं, है ना? तो अब इस पोटेंशियल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, एंड दिस फील्ड सपोर्ट टू फ्लो द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये फील्ड किसको सपोर्ट करती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को। ये फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करती है। तो यहां पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर माइनॉरिटी होल है। तो अब इस फील्ड के सपोर्ट के कारण इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक दूसरे रीजन में जाएंगे और करंट फ्लो होगा। और इस करंट को रिवर्स करंट, सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट हम बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब करंट के बारे में आपके तीन कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, ये जो करंट फ्लो होता है ये कौन सा करंट होता है? ड्रिफ्ट करंट होता है। इस करंट का नाम क्या है? माइनॉरिटी करंट, लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो आप क्या बोल सकते हो? रिवर्स सैचुरेशन करंट इज द ड्रिफ्ट करंट, पहली बात। और ये ड्रिफ्ट करंट किसके कारण फ्लो होता है? माइनॉरिटी के कारण। ये मेजॉरिटी के कारण फ्लो नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको जिस तरह से बोला था कि हमारा फॉरवर्ड वाइस में जो करंट था वो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों था, बट रिवर्स वाइस में जो करंट है ये प्योरली ड्रिफ्ट है, डिफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और ये माइनॉरिटी के कारण है। ठीक है। अब
इसमें एक और कंक्लूजन लिखना है, ध्यान से देखते सुनते चले बच्चे, मैं सब लिखाऊंगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर करंट पर क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, चले तो पहले हम जो जो आपने पढ़ा है उसका कंक्लूजन लिख ले इन रिवर्स वाइज। पहला, विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज, डिप्लीशन रीजन की विथ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, दूसरा, जंक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज और विथ इज प्रोपोर्शनल टू जंक्शन पोटेंशियल, विथ इज प्रोपोर्शनल टू जंक्शन। जंक्शन पोटेंशियल आपको मैं बता ही चुका हूं, जंक्शन पोटेंशियल इज द क्यू प्लस वी। तीसरा, तीसरा, इन द रिवर्स वाइज करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, किसके कारण फ्लो होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और दिस करंट एज ड्रिफ्ट करंट। ये करंट कौन सा है? ये करंट ड्रिफ्ट करंट है, डिफ्यूजन नहीं है। और मेजॉरिटी के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आप ये बताओ, करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और करंट इज द ड्रिफ्ट करंट, और करंट का नाम आपको बता दिया मैंने, करंट का नाम क्या है? दिस करंट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट, आपको सब पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवर्स करंट किस पर डिपेंड करेगा? रिवर्स करंट किसके कारण होता है? माइनॉरिटी के कारण होता है। ठीक है, ध्यान से देखें, रिवर्स करंट किसके कारण होता है, ध्यान से देखें। रिवर्स करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी, एंड माइनॉरिटी किस पर डिपेंड करती है? एंड माइनॉरिटी चार्ज मेजरली, मेजरली, लार्जली डिपेंड्स, किस पर डिपेंड्स करते हैं? ऑन, क्या लिखा हुआ है बताओ जरा पढ़ के? टेम्परेचर। रिवर्स करंट माइनॉरिटी के कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज मेजरली लार्जली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो आपका रिवर्स करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और बता दें कि रिवर्स करंट जो है रिवर्स वोल्टेज पर बहुत ही कम डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि आपको देखो, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से सुनते चलो। माइनॉरिटी करंट जो है, माइनॉरिटी करंट माइनॉरिटी चार्ज के कारण होता है, और आपको पता है कि डोपिंग बढ़ने के कारण माइनॉरिटी चार्ज बहुत कम होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज बहुत कम है तो माइनॉरिटी करंट भी बहुत कम होगा। और अगर आप यहां से देखें, अगर आप यहां से देखें तो माइनॉरिटी कम है तो माइनॉरिटी करंट कम होगा। और इसका अगर मैं आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से बताऊं, ये टेम्परेचर वाली बात को अभी मैं वापस से लाता हूं, टेम्परेचर वाली बात पे मैं वापस से आता हूं, है ना। अभी आपको केवल बात समझा रहा हूं, बात समझा रहा हूं मैं क्या, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द करंट, है ना। रिवर्स वाइस में थर्ड ग्रुप में, थर्ड उसमें आ गए। तो अभी मैं क्या बोलूं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बात बता रहा हूं। क्या बोला था मैंने? कि रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट टू द रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स करंट, अब जो मैं बात लिख रहा हूं, इधर अगला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट
ऑन रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स करंट रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता और आप इंडिपेंडेंट ही बोल सकते हैं। रिवर्स करंट क्यों, आप देखो ना, आप देखो ना, मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, रिवर्स करंट, दिस इज द करंट, दिस इज द ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। और ये किसके कारण है, माइनॉरिटी फिक्स हो गया भाई, जितने माइनॉरिटी थे बस उसके कारण फ्लो हो रहा है। अब आप माइनॉरिटी को बढ़ाओ तो आपका रिवर्स करंट बढ़ सकता है, और माइनॉरिटी कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब इस बात में वापस आता हूं, आपको दो बात समझ में आई कि रिवर्स करंट हमारा रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, और रिवर्स करंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है। भैया टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे तो बहुत तगड़ा तरीके से डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो रिवर्स करंट जो उसको आईओ बोलते हो वो बढ़ता है किससे, ऑलमोस्ट 7% से बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रिवर्स करंट 7% से बढ़ जाता है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने बढ़ा दिया तो रिवर्स करंट आईओ विल बी डबल। क्या लिखा हुआ है, अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आईओ क्या हो जाएगा, आईओ डबल हो जाएगा। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आपका टेम्परेचर डबल हो जाता है। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला, ध्यान से सुने। मैंने क्या बोला कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर टेम्परेचर आपका डबल हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी आईओ निकालना है किसी T2 टेम्परेचर पर, T2 मल्टीप्लाई में नहीं है, T2 नीचे है, मतलब कि T2 टेम्परेचर पर आईओ, और आपका आईओ है T1 टेम्परेचर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2, T2 माइनस T1 अपॉन का 10। इज इट ओके? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर हो रहा है ना। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान देखें, क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिया जाए कि आई ओ इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर एट टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ फाइंड आई ओ एट टी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा हुआ बताओ जरा, आईओ 1 माइक्रो एम्पियर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आईओ बताना है किस पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको आईओ को बताना है। नाउ आईओ आपको 60 डिग्री यहां पर T2 पर बताना है। आईओ फॉर्मूला T1 पर आपको पता होना चाहिए, या आपको ए नहीं, ए निकालना हो, ए पता हो, कोई बात नहीं है, 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10, ये फॉर्मूले को लगा के आंसर निकालने वाले हैं फटाफट। केवल मैं क्या कर रहा हूं, आईओ एट T1 दिस इज गिवन एट 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो बाद में ले लूंगा, 2 T2 60 डिग्री माइनस T1 20 डिग्री अपॉन 10, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, माइक्रो शुरुआत में ही है, ये 1 माइक्रो। तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर ये क्या लिखा है 40 अपॉन 10 4, तो कितना आ गया 16 माइक्रो एम्पियर आ गया। और वैसे भी अगर आप निकालें, ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था इसलिए विदाउट फॉर्मूला भी हो सकता था, टफ होता तो थोड़ा फॉर्मूला। वैसे भी आप देखें हर 10 डिग्री के साथ डबल हो रहा है, टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर अगर 30 हुआ होगा, देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, करंट हर 10 डिग्री बढ़ने के साथ डबल हो जाता है। 20 पर 1 माइक्रो एम्पियर था, 30 पे कितना हो गया डबल 2 माइक्रो एम्पियर, 40 पे कितना हो गया 4 माइक्रो एम्पियर, 50 पे कितना हो गया फिर डबल 8 माइक्रो एम्पियर, 60 पे कितना हो गया फिर डबल 16, 60 पर कितना हो गया 60 पर कितना हो गया 16 माइक्रो एम्पियर। तो क्या समझ में आया आपको,
हर 10 डिग्री बढ़ने से डबल हो रहा है, और मैंने फॉर्मूले से भी निकाल दिया। तो जब सीधा सीधा दिया हो तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा दिया हो कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये करंट है, 58 पर निकालो, तो थोड़ा फॉर्मूला आसान पड़ेगा आपको। पर सीधा सीधा दिया गया है, और सीधा सीधा दिया गया है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। किससे? कि 10 डिग्री बढ़ने पर करंट आपका डबल हो जाता है। इज इट ओके? ठीक है। हाँ जी, तो हम वापस से आते हैं अपनी बात पे। इस पर वापस से आते हैं। दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारे पॉइंट आ गए। अब हम बात करते हैं, कि जो हमारा करंट रिलेशन था, वीआई रिलेशन, जैसे आपने पढ़ा था, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस आई बराबर। ये बात को मैं यहां से भी प्रूव करना चाहता हूं कि आपका करंट केवल और केवल इस पर डिपेंड करने वाला। ये हमारा करंट वोल्टेज रिलेशन था सभी के लिए। इन रिवर्स वाइज, आप देखोगे वी की वोल्टेज आप नेगेटिव लगाओगे, ई की पावर वी अपॉन ईटा वी टी की वैल्यू 1 से कम होगी, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो आप कुछ देखोगे, आई बराबर ऑलमोस्ट आपको माइनस का आई नॉट मिलेगा। आई बराबर माइनस का आई नॉट मिलेगा। मतलब माइनस डायरेक्शन क्या बता रहा है? माइनस डायरेक्शन बता रहा है कि करंट कहाँ फ्लो होगा। तो करंट इसमें जो फ्लो होता है, उसमें एक बात और लिखें, करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड फ्रॉम एन टू पी। ये बात बतानी है। फॉरवर्ड वाइज में पी से एन की तरफ जाएगा, और इधर एन से पी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहां पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट आ गई है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर आप देखो करंट क्या है, केवल आई बराबर आई नॉट। और हमने ये बात बोली भी है कि करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो कि किस पर डिपेंडेंट है? केवल और केवल। यहां से कोई वोल्टेज वोल्टेज दिख रहा है आपको? फॉरवर्ड वाइज में तो वोल्टेज आया था, यहां पर करंट केवल आई नॉट है, और आई नॉट केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये जो आपके सामने मैंने बनाया, दिस इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। और ये प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, रिवर्स के लिए भी बताऊंगा मैं। और दिस इज द करंट फॉर द रिवर्स वाइस के लिए करंट है। और इसके आगे हमने बात की कि करंट रिवर्स वाइस में जो करंट आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। किस तरह से डिपेंड करता है? हर 10 डिग्री बढ़ने से करंट डबल हो जाता है, 1 डिग्री से 7% बढ़ता है। ठीक है, और करंट हमने देखा है कि वीआर पर डिपेंड नहीं करता है, रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज आप देखोगे, रिवर्स वोल्टेज जो है आप यहां बढ़ा रहे हो, उससे क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो आई नॉट पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। आई नॉट मतलब माइनॉरिटी करंट को थोड़ी बढ़ा रहा है रिवर्स, इसलिए वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या ये पूरी बातें रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए आपको समझ में आई? रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आई? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ये जो मैंने बोला है, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है बच्चे? तो यहां पर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग ऑफ द डायोड की रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उनका टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी, उनके वोल्टेज पर डिपेंडेंसी, उनका मेजॉरिटी करंट क्या है वो किसके कारण है, माइनॉरिटी करंट क्या है वो किसके कारण है, किस वाइसिंग में किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, सभी के सभी ये क्वेश्चन है। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा लें किसी भी एग्जाम में, तो आप पाएंगे कि अगर डायोड से क्वेश्चन आया है, तो आज के लेक्चर, हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड के, दोनों लेक्चर से आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे। ध्यान दें मेरी बात को, मैं बड़े ध्यान से आपको बड़ा इधर पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूं। ठीक है, और आप इस कंटेंट को बस एंजॉय करें, बड़े आराम से बड़े प्यार से पढ़ें, और अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठाएं। एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दूसरी बार देखें। और बड़े आराम से मैंने पढ़ाया, बड़ी सिंपल सी भाषा में पढ़ाया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज। आई यूज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ,
तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। कोई हिंदी समझता है हिंदी समझ लेगा, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश देन यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ऑल्सो। अंडरस्टैंड। तो बच्चे यहाँ पर हम क्लास को अभी अपने को समाप्त करते हैं, ब्रेक करते हैं, बाइंड अप करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास पीएन जंक्शन डायोड पर फिर होगी, जिसमें हम डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें हम डायोड का एज ए रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम डायोड एज ए कैपेसिटर पढ़ेंगे। डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में होता है तब क्या कैपेसिटर आता है, जब रिवर्स वाइज में होता है तब क्या कैपेसिटर इफेक्ट आता है, रिवर्स वाइज में कैपेसिटर किस किस पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड वाइज में किस पर डिपेंड करता है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस में बच्चे। तो जब आप इन सबको पढ़ लें तो अगली क्लास को भी जरूर पढ़ें, तो आपको समझ में और आएगा और पीएन जंक्शन डायोड में बड़ा मजा आने वाला है। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।